हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 29 अगस्त 2020 की शाम, शनिवार है और आज की जो टॉपिक है ये सुबह ख्याल में आई कि चाय बहुत पीते हैं हम लोग और चाय पे चर्चा भी होती है। तो हमने सोचा हम भी चाय पे चर्चा क्यों ना करें। बट चाय पे चर्चा हम पॉलिटिक्स की नहीं करेंगे, चाय पे चर्चा हम करेंगे हम आखिर चाय पीते क्यों हैं और क्या चाय पीना ज़रूरी है? चाय के कुछ फ़ायदे भी हैं क्या? तो एक अभी ख़्याल आया मुझे कि जब भी पहले कोई भी ट्रिप होती थी, कहीं बाहर जाते थे, ऑफ़िशियल टूर पे जाते थे, तो वहाँ से कहीं न कहीं एक किस्म की चाय आती थी। जैसे कोलकाता गए तो वहाँ से मकाई बारी फर्स्ट फ्लश टी आती थी। कश्मीर गया था तो वहाँ से कहवा लेके आए थे और बाद में 1-2 बार कहवा मँगवाया भी, इतनी अच्छी लगी। कश्मीर की नून चाय याद रह गई मुझे, वो दूध और नमक मिली हुई चाय। तो चाय जो है ये पूरे भारत को जोड़ती है। आप भी बताएँ कि आपके हिसाब से आपने ऐसी कौन-सी एक कोई चाय पी जो आपको बहुत ही अच्छे से याद है? हाँ, अय्यर साहब आप भी बताएँगे कि हर शहर में एक कोई टपरी होती है, हर शहर में कोई एक जगह होता है, जहाँ पे एक अच्छे अलग किस्म की चाय मिलती है। तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मसाला चाय, हुँ? एक बटर टी मिलती है जो कि तिब्बत के लोग पीते हैं, वो अ, याक बटर नमक डाल के बनाई जाती है। मसाला चाय है, लेमन टी है, अदरक वाली चाय है। अ, कुछ लोग दालचीनी डालते हैं, अलग-अलग लाल चाय होती है, एक लेमन हनी टी होती है। तो आपकी कौन-सी फ़ेवरेट टी है वो बताइएगा। हालाँकि हम अभी डीप डाइव करेंगे और जाएँगे ये देखने के लिए कि ये चाय का इतिहास क्या है? कब से आई है और कैसे हमारे आज के जीवन का एकदम अभिन्न हिस्सा हो गई है। तो चाय शब्द जो है, चा से निकला है, चा चाइनीज़ वर्ड है। तो चीन में चाय को चा बोलते हैं और ये जो प्लांट है, इसका बोटैनिकल नेम जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो कैमिलिया सिनेसिस सिनेंसिस चाइनीज़ ओरिजिन का बताया जाता है। एवरग्रीन पौधा होता है, मतलब एक बार लगा दिया तो कई साल तक वो रहता है और ईस्ट एशियन ओरिजिन है, इंडिया, चाइना के बीच में कहीं एक इसका प्रादुर्भाव पाया गया है। स्वागत है रूपम दी और पापा। अगर आप हिस्ट्री देखने जाएँ तो चाय को 1500 ईसा पूर्व से देखा जा रहा है, तो मतलब अगर तब से जुड़ के अभी तक देखें तो एक 3500 साल की हिस्ट्री है चाय की, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री, उसके पहले भी हो सकती है। और सौरभ आप तो वहाँ उस जगह से आते हैं जहाँ से भारत में चाय की शुरुआत हुई थी। तो अभी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ सौरभ। तो चाय की ओरिजिन बताते हैं, यूनान प्रोविंस चाइना में हुई थी और हालाँकि यूरोप में ये बहुत बाद में क्या 16वीं शताब्दी में ये कुछ पुर्तगीज सेलर्स या जो ट्रेडर्स थे वो चाय लेके गए, उन्होंने चाय पीना शुरू किया और इंग्लैंड में तो और भी बाद में। इंग्लैंड में चाय का प्रचलन 17वीं शताब्दी से हुआ है, 17th सेंचुरी से। तो चाय की पहले खोज कैसे हुई? कैसे पता कैसे चला कि चाय अच्छी होती है, बुरी होती है? तो एम्परर सेनोंग, ये चाइना की एक मिथक है, स्टोरी है कि उस समय बीमारियाँ बहुत होती थी लोगों को, अलग-अलग तरह की पेट की बीमारी। तो राजा ने खुद ही एक ऑर्डर निकाली कि लोगों को पानी गर्म करके पीना होगा। तो एक दिन वो बाग में जहाँ खाना खा रहे थे और गर्म पानी रखा हुआ था उनका बाउल, और गर्म पानी में हवा से कुछ पत्तियाँ आकर गिरी और उन पत्तियों के गिरने से चाय जो पानी थी, पानी का कलर चेंज हो गया और कुछ फ्लेवर भी आ गई। तो उन्होंने बोला, "ये कौन-सी पत्ती है बताओ?" तो लोगों ने ढूँढ के वो पत्ती निकाली और बताया, तो इन्होंने उसको खुद से ट्राई करना चालू किया। तो उन्होंने पाया कि इसकी रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपकी थकान दूर करती है, एट द सेम टाइम इसमें कुछ दवाई वाली भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो धीरे-धीरे ये पॉपुलर होने लगी। हालाँकि चाइनीज़ लोगों ने इसको बहुत-बहुत सालों तक दबा के रखा। कैसे वो हिस्ट्री आगे और निकल के आएगी। अभी हाल-फिलहाल में 2016 में एक चाइनीज राजा की जो कब्र थी, उसमें से चाय की कुछ पत्तियाँ निकली, वो प्रिज़र्व्ड थी। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट जो होती है, वो टेस्ट करके ये पता लगाया गया कि हाँ, ये एक्चुअली चाय ही थी। तो मतलब बहुत हज़ारों साल पहले से चाय का प्रचलन चाइना में था। हालाँकि आपको जान के बहुत-बहुत आश्चर्य होगा, 1930 तक भारत में चाय नहीं पी जाती थी।
पूरे पूरे पैमाने पे कि सब लोग मिलकर चाय कल्चरली पिए, ये ऐसा नहीं था भारत में। अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां चाय की कंजम्पशन काफी कम होती है। तो भारत आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है। हम लोग सबसे ज्यादा चाय उपजाते हैं। हालांकि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जितना हम उपजाते हैं उसका 70% हम लोग खुद ही पी जाते हैं। हालांकि अगर हिस्ट्री में आप देखने जाए तो 1689 1689 में सूरत के बनिया लोग चाय का इस्तेमाल करते थे। हालांकि चाय तभी भारत में उपजाई नहीं जाती थी, चाय तभी आती थी उनके पास चाइना से। राजीव जी कुछ लिख रहे हैं और इट्स एक्चुअली रिलेटेड विद बौद्ध धर्म। अच्छा, सही बात है। तो सूरती बनिया लोग चीन से चाय मंगा करके उसका इस्तेमाल करते थे और कैंडीड फ्रूट के साथ उसको मिला करके पीते थे। हालांकि जो भारत की हिस्ट्री के जानकार हैं उनका बोलना है कि ये बात की जो अंग्रेज हैं वो चाय को भारत में लेके आए नहीं। असम में सिंगपो ट्राइब है, और सौरभ बताएंगे, सिंगपो ट्राइब इन असम हैव बीन नोन टू बी यूजिंग टी फॉर क्वाइट सम टाइम। अलग अलग तरह से चाय का इस्तेमाल हो रहा था। हालांकि 1820 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े पैमाने पे चाय की खेती की शुरुआत की असम में, और उन्होंने बहुत सारी जमीन अहोम राजा, असम के जो राजा उनको अहोम बोलते थे, अहोम राजा से उन्होंने वो जमीन ली और वहां पे मोटा मोटा खेती करने की शुरुआत हुई। 1837 से छबुआ अपर असम में पहला टी गार्डन एक अच्छा एस्टैब्लिश हुआ और 1840 में द असम टी कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी। अभी देखिए, चाय जो थी ये इसका चाइना से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में आना, चाइना ने इसके ऊपर में बहुत कब्जा रखा हुआ था। और यूरोप में जब भी लोगों को चाय की आदत लग गई तो चीन बहुत ही महंगी चाय बेचते थे। थैंक यू सौरभ, द होम कनेक्शन ऑफ टी। सो चाय के ऊपर उनकी इतनी पकड़ थी, इतनी महंगी बेचते थे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग, एकदम स्पियोनाज टाइप की कहानी है। एक डॉक्टर नहीं, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, रॉबर्ट फॉर्च्यून, 1848 से लेकर के 1851 तक वो चाइना में एक मैंडरिन बाल छील करके एक चाइनीज नौकर को लेकर के वहां जासूस की तरह से रहे, घूम घूम कर देखा कि चाय की खेती कैसे होती है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, वो सब सीखा उन्होंने। और उनको जो पैसा दिया था ये रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ लंदन ने दिया था कि आप 2 साल रहो, स्टडी करो, उसके बाद निकलो। क्या वो सक्सेसफुल हुए? हाँ। उन्होंने वार्डियन केस एक टीएरियम है, मतलब अभी जैसे बॉटल है, इस बॉटल के अंदर में एक बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने गलती से एक छुट्टी से जाने से पहले एक जार में फर्न के कुछ पौधे गिरे थे और थोड़ा पानी था और सील टाइट थी। तो जब छुट्टी से बाहर वापिस आए तो उन्होंने देखा कि खिड़की के पास रखी थी जिसपे कि धूप भी जाती थी। अब मजा ये हुआ कि फर्न के बीज से पौधा निकला, वो पौधा अंदर ही अंदर एयर टाइट इन्वायरमेंट में इट काइंड ऑफ बिकेम ए इकोसिस्टम। तो अंदर हवा है, मिट्टी है, बीज से पौधा बना, और वही जो भाप निकल के वापिस वो पानी आता था, इस काइंड ऑफ अ रेन साइकिल स्टार्टेड। तो इसी तरह की वार्डियन केस को इस्तेमाल करके, जिसको टीएरियम भी बोलते हैं, रॉबर्ट फॉर्च्यून साहब ने चुरा कर चोरी छिपे चीन से कोलकाता और लंदन में चाय के पौधे भेजे। 20,000 अलग अलग टाइप के पौधे और बीज निकाल कर भेजे। साथ के साथ उनको यह भी मालूम पड़ा कि जिप्सम और कुछ और भी चीजों का कलर मिलाया जाता है चीन की चाय में, जिससे कि चाय कलरफुल लगे और स्ट्रांग लगे। तो एज अ प्रूफ उन्होंने वो एडल्ट्रेशन वाला मटेरियल भी चुरा कर लेके गए और जाके पूरे यूरोपियन कंट्रीज में अपने जो इंग्लैंड में लोग थे उनको जाके बताया कि देखिए, जो चाइना से इतनी महंगी चाय हम ले रहे हैं, एक तो हम उसको कहीं दूसरे उगा सकते हैं तो उनकी मोनोपोली टूटेगी, और दूसरी बात कि वो उसमें बहुत ज्यादा मिलावट करके हमें हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका इंटेंशन अच्छा नहीं। हालांकि जो 20,000 अलग अलग तरह के पौधे उन्होंने वहां से निकाले और जो दार्जिलिंग में लगाए गए, उसमें से ज्यादातर तो नहीं सरवाइव कर पाए, बट कुछ सरवाइव कर गए। और वहां से शुरुआत हुई है दोस्तों ये दार्जिलिंग चाय की। और दार्जिलिंग चाय आज भी जो है तो
हालांकि प्लांट के आप ओरिजिन देखने जाए, कैमेलिया सेंसेंसिस, वो एक ही, अलग अलग उसकी जीनस, अलग अलग प्रजातियां आपको मिल जाएगी, लेकिन प्लांट की वैरायटी एक ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे। अभी इंग्लैंड में भी चाय पीने का उतना प्रचलन नहीं था, इंग्लैंड में ज्यादा अल्कोहलिक चीजें, बियर वियर पीते थे। तो तभी एक धार्मिक तरह की मूवमेंट चली, टेम्परेंस मूवमेंट जिसको बोलते हैं, कि आदमी को अल्कोहल के अलावा, अल्कोहलिक बेवरेज के अलावा दूसरी चीजों की प्रधानता देनी चाहिए। तो इसमें चाय, कॉफी और कोको की प्रधानता आई, और चीन की चाय वहां पे टी कंजम्पशन बढ़ गई। हालांकि प्रॉब्लम ये थी कि चीनी चाय जो थी वो सटल होती थी, सटल मतलब माइल्ड होती थी, मृदु होती थी, और उनको उसके मुकाबले जो भारत से, जो असम से चाय जाने लगी, वो कड़क चाय थी। तो असम की और भारत की चाय के साथ सिलोन टी भी, तो भी भारत का ही हिस्सा था, तो सिलोन। अंग्रेजों को ये जो कड़क चाय थी ये अच्छी लगी, और अंग्रेजों ने ही चाय में वो चाय की कड़क जो होती है उसको कम करने के लिए डेयरी का इस्तेमाल चालू किया और शुगर मिलाना चालू किया, और तब जाके ये टिपिकल चाय की जो प्याली है वो डेवलप हुई। हालांकि उस समय के जो प्रेफर्ड ब्रांड्स थे, लियोंग, लिप्टन, मजावाती, ये सब टॉप ब्रांड थे। आपको आज जान करके बड़ी आश्चर्य और खुशी भी होगी कि आज दुनिया के टॉप चाय की कंपनियों पे भारतीयों का हक है। जैसे टेटली, टाटा की कंपनी हो गई है। टेटली एक टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी चाय की कंपनी में गिनी जाती थी, अभी भी हालांकि यूनिलीवर काफी बड़ी है, तो उनके पास लिप्टन जैसे ब्रांड और बाकी भी बहुत सारे ब्रांड हैं। हाय प्रवेश जी, आपका भी कनेक्शन है चाय के बागानों से, तो बताइएगा कुछ। तो टेटली, टाइफू, ये सब जो कंपनियां हैं आज भारत के लोगों के अंदर में आती हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो ग्रीन टी की जो अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, और आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी चाय अच्छी है, और कोई कोई चाय महंगी क्यों होती है, कोई चाय सस्ती क्यों होती है, आज हम देखने वाले हैं इसको। ग्रीन टी 2013 से 50% के रेट से ग्रो कर रही है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, जानकारी बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रीन टी पीते जा रहे हैं। यंगस्टर्स, वो तो खासकर ग्रीन टी ही पीते हैं। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, तो वो ग्रीन टी पीते हैं। तो ग्रीन टी की सर्ज बहुत तेज है आज इंडिया में। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। पूरे भारत में एक टाइम चलती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, जो कि ग्रीनविच मीडियम टाइम से 5.5 घंटे आगे है। हालांकि एक दूसरी चीज होती है, बागान टी टाइम। अब ये बागान टी टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम से चली आ रही है, क्योंकि अभी सौरभ और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के मेरे मित्र हैं, परवेश भाई भी बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में सुबह जल्दी होती है और शाम भी जल्दी होती है। तो बागान टाइम जो है वो 1 घंटा भारत के टाइम से आगे है। तो अगर हमारे यहाँ 7 बजे सूर्योदय होती है, तो वहां 6 बजे सूर्योदय होती है। तो समय का सही इस्तेमाल कर लिया, इसलिए बागान टी टाइम अभी भी चलती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, भारत 30% ग्लोबल कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन होता है उसका 30% हम खुद ही, हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिस और इंडिया का टोटल प्रोडक्शन का 70% हम कंज्यूम करते हैं। तो थोड़ी एक डीप डाइव करते हैं, देखते हैं कि चाय की अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो टी कॉफी स्पाइस ऑफ इंडिया .com वेबसाइट के हिसाब से चाय के 4 मुख्य प्रकार हैं: ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलोंग टी, उलोंग एंड व्हाइट टी। अभी हम इसमें क्विकली देखते हैं कि फायदे और नुकसान कौन से हैं। वैसे आप ट्रेडिशनली देखने जाए तो हम लोग खाली, ज्यादातर तो ब्लैक टी ही हमें पता चली। अभी लास्ट के कुछ सालों से ग्रीन टी का प्रचलन बढ़ा है। व्हाइट टी जो है, ये सबसे कम प्रोसेसिंग होती है। जैसा तुरा बागान से तोड़ करके उसको लाया गया, पैक किया और बेचा गया। ग्रीन टी थोड़ी प्रोसेसिंग हुई, लेकिन नॉन फर्मेंटेड, इसमें फर्मेंटेशन नहीं हुई है। उलोंग टी पार्टली फर्मेंटेड, थोड़ी सी फर्मेंटेशन। ब्लैक टी फर्मेंटेड, ऑक्सीडाइज कंप्लीटली। कैसे ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो हम आगे बात करेंगे। तो आपको ये भी जानकर थोड़ा आश्चर्यचकित आप होंगे कि चाय का फर्मेंटेशन, हाँ होता है, प्रोसेसिंग होती है पौधों की। हालांकि ग्रीन टी जो है वो 80 से 90% तक कैटेचिन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स को प्रिजर्व रखती है। चाय में जो फायदा देने वाले जो केमिकल्स हैं उनको प्रिजर्व रखती है। ब्लैक टी में 20 से 30% कैटेचिन्स ही रहते हैं, क्योंकि तब तक काफी फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई। हालांकि ब्लैक टी जो है ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाने वाली वैरायटी है। उलोंग जैसे हमने पहले बताया, सेमी फर्मेंटेड, इसका स्वीट फ्रूटी अरोमा होता है।
तो अगर आप में से किसी ने उलोंग टी पिया होगा तो बताइएगा उसके बारे में। चाय की जो सबसे अच्छी वैरायटी होती है, चाय का जो सबसे अच्छा ग्रेड माना गया है, वो होता है व्हाइट टी। हालांकि ये व्हाइट टी जो है, जो एकदम क्रीम डेला क्रीम कनोसर्स होते हैं, काफी महंगी भी होती है, वो व्हाइट टी पीते हैं। अभी व्हाइट टी क्या है? एकदम अनमैच सटिलिटी, बहुत ही माइल्ड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है फ्लेवर्स में, बट उसमें एक नेचुरल स्वीटनेस होती है। व्हाइट टी पीने वाले कभी भी उसको पानी में नहीं उबालते हैं। नमस्कार अभिनव जी। व्हाइट टी पीने वाले कभी उसमें शक्कर नहीं डालेंगे, कभी उसमें दूध नहीं डालेंगे, क्योंकि चाय की जो खुद की प्रॉपर्टी है वो निकल के आनी चाहिए। बहुत रिच सोर्स होती है व्हाइट टी एंटीऑक्सीडेंट्स का, बहुत बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें एज कंपेयर टू ग्रीन टी, क्योंकि इसकी सबसे कम प्रोसेसिंग होती है, और ये जो बड तोड़े गए उनको खाली सुखा करके प्रोसेस किया जाता है। इसको आप व्हाइट टी को कई जगह पर आप सिल्वर टी के नाम से भी सुनेंगे कि सिल्वर टी है ये। अभी चाय की वैरायटीज भारत में कौन सी बहुत पॉपुलर है भारत की चाय? तो दार्जिलिंग टी जो है वो पूरे दुनिया में फेमस है 1841 से। मस्की फ्लेवर होता है, फ्रूटी स्पाइसी फ्लेवर होता है इसका। इसको ना जीआई टैग दिया गया, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी टैग दिया गया है। पूरे दुनिया में केवल 87 टी गार्डन है दार्जिलिंग के जिनको दार्जिलिंग टी मुहर मानने का हक है। जैसे शैंपेन, फ्रेंच जगह है शैंपेन, वहां पे जो बबली वाइन बनती है उसको ही शैंपेन बोला जा सकता है, जीआई टैगिंग। तो उसी तरह से दार्जिलिंग टी की भी जीआई टैगिंग हुई है, तो आपको मुहर के साथ मिलेगा। और आप असम में उगाए हुए चाय को दार्जिलिंग टी नहीं बोल सकते। हाँ, तो नंबर 2 पे है असम टी। इसको भी जीआई टैगिंग मिली है। ये काली होती है, रिच होती है, फुल बॉडीड होती है, और इसको खासकर मॉर्निंग टी के इस्तेमाल, मॉर्निंग टी के जैसा यूज किया जाता है। बाकी जग जो भारत में और जो दूसरी चाय फेमस है वो है दुआर्स और तराई टी, जो कि तराई एरिया में पाई जाती है। नीलगिरी चाय है जो कि नीलगिरी माउंटेन्स साउथ में पाई जाती है। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश की है। अन्नामलाई टी जो कि तमिलनाडु केरला दोनों में पाई जाती। अच्छा, एक और चीज, ये सारे टी स्टेट्स की शुरुआत, जहां जहां भी चाय की जो शुरुआत हुई है, सारे अंग्रेजों ने की। और अंग्रेजों के जाने के बाद ये हमारे यहाँ के सबसे एंटरप्राइजिंग जो व्यापारी हैं वो हैं मारवाड़ी लोग। तो मारवाड़ी लोगों ने चाय के बागानों की कंट्रोल अपने हाथ में ले ली। इसी तरह से आपको मुन्नार टी मिलेगी, ट्रावनकोर टी मिलेगी। और एक बड़े सुखद सी बात है, एक किशनगंज में एक टी फार्म है, और वहां पे बिहार में किशनगंज पड़ता है जो कि वेस्ट बंगाल और नेपाल से सटा हुआ इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है। वहां पे डोके टी स्टेट है, और डोके टी वहां जो होती है उसको बहुत प्राइजेस मिले हैं, काफी पॉपुलर हो रही है वो डोके टी। अभी देखिए, आप लोग कौन सी चाय पीते वो बताइएगा। आप ग्रीन टी पीते हैं कि ब्लैक टी पीते हैं कि लीफ वाली चाय पीते हैं? हमने तो बचपन से कौन सी चाय देखी है, तो वो जो पैकेट के अंदर गोल 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 दाना चाय जो होती है ना, जिसको बोलते हैं सीटीसी चाय। अभी चाय की जो पत्तियां होती हैं वो तो नॉर्मल पत्तियों जैसी होती है, तो ये गोल गोल कैसे हो गई? सोचने वाली बात है ना। आश्चर्य की बात यह है कि ये जो ममरी चाय है, इसको सीटीसी चाय को 80% प्रोडक्शन इसका ही होता है। ये सबसे, एक तरह से बोलूं तो निम्न दर्जे की चाय होती है। इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है। चाय की जो कैरेक्टर है, चाय का जो खुद का जो फ्लेवर होती है, सटल फ्लेवर होती है, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब सीटीसी का मतलब होता है क्रश टियर कर्ल। तो सीटीसी, क्रश टियर कर्ल, ये पूरी पत्तियां, अलग अलग तरह की पत्तियों को मिला करके भी आप एक जैसी चाय बना सकते हैं। इसके हर बैच में एक जैसी फ्लेवर होती है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग एक जैसी होती है। अभी करते क्या है कि ये जो चाय की पत्तियां हैं उसको क्रश करते हैं, फिर उसको मशीन में, उसको एक तरह से आप समझिए कि तेजी से घुमाया जाता है, तो वो टूटती हैं, तो उसके सेल्स भी टूटते हैं। और फिर उसको थोड़े दिन के लिए छाया में रखा जाता है, तो उसमें फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन के बाद फिर उसको एयर ड्रायर से हीट पे सुखाया जाता है कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस रुक जाए। लेकिन ये जो पत्तियां टूटी और सेल टूटे, तो ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आई और फर्मेंटेशन हुई। इसकी वजह से एक इंटेंस अरोमा और एक कालापन आता है चाय में, जो कि नेचुरल चाय में नहीं होता है। इसका नुकसान ये होता है कि चाय के जो फ्लेवोनॉइड्स हैं और जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, वो नुकसान, मतलब वो खत्म हो जाते हैं। अभी चाय को
कड़क चाय को, वो जो झटका हमें चाय पीने के बाद फ्रेशनेस वाली आती है, वो कहाँ से मिलती है? वो कौन सी चीज है? तो चाय के अंदर भी कैफीन होती है जो कॉफी में होती है, और टैनिन भी होती है। तो चाय की एक कप में आपको 50 से 90 मिलीग्राम तक कैफीन मिलता है। ये डिपेंड करता है कि लोग बोलते हैं ना कि थोड़ी कड़क चाय बनाना, चाय कड़क होनी चाहिए, तो हमें इसके मूड पे डायरेक्ट असर होते हैं। जैसे कैफीन भी आपका मूड स्विंग, आपको जैसे नींद खुलने वाला जो प्रभाव है, ये चाय पे हमेशा से देखा गया है। चाय सबसे अच्छी कौन सी होती है? नंबर वन है व्हाइट टी, जो कि सबसे महंगी भी होती है। उसके बाद है ग्रीन टी, इसलिए आप देखने जाएंगे तो ग्रीन टी सीटीसी के मुकाबले ज्यादा महंगी होती है। उसके बाद आती है उलोंग टी, इन टर्म्स बिकॉज उसमें माइल्डली फर्मेंटेशन हुआ। और सबसे आखिर में आती है ब्लैक टी, जो कि नॉर्मल मार्केट में आजकल आपको हर जगह ब्लैक टी ही मिलेगी। क्या हम भारत में सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? जवाब दीजिएगा। भारत में पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के मुकाबले क्या भारत के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? तो मुझे भी लगा था कि शायद हम बहुत ज्यादा चाय पीने वाले होंगे। नहीं, कुछ साल पहले तक आयरलैंड में सबसे ज्यादा चाय पी जाती थी। अभी आयरलैंड से आगे पर कैपिटा में टर्की आ गई है। तो टर्की में हर इंसान साल में 3 किलो 16 ग्राम चाय पीते हैं। 3 किलो 100 ग्राम, 16 नहीं। उसी तरह से आयरलैंड में 2 किलो 200 ग्राम चाय का कंजम्पशन है। और उस कंपैरिजन में भारत में प्रति व्यक्ति चाय का कंजम्पशन केवल 330 ग्राम ही है। मतलब पर कैपिटा टी कंजम्पशन में हम लोग काफी पीछे हैं, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है और हर जगह पे, खासकर आप एक बार साउथ की तरफ जाएंगे तो वहां कॉफी का प्रचलन ज्यादा मिलेगा आपको। अच्छा, हम जहां पे रह रहे हैं, वसई में, वसई का भी भारत में चाय से कनेक्शन है एक छोटा सा। 1662 में किंग चार्ल्स की शादी हुई थी पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी उनसे। उनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की जो दहेज की जो दहेज दी गई थी, दहेज में उनको चाय का एक चेस्ट गया था, और साथ में दहेज में उनको बॉम्बे का पूरा आइलैंड भी मिला था। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बॉम्बे पे पुर्तगालियों का शासन था, और जो कि वसई से चलता था। वसई में, वसई फोर्ट से बॉम्बे पूरा कंट्रोल होता था। तो ये, और ये डच ची जो है, ये पोर्चुगल से आने वाला चाय जो इंग्लैंड में जाता था, वो चाय मिलती थी वहां पे, लेकिन हाँ की क्वालिटी उसकी कम थी। तो जब ही धीरे धीरे भारत में चाय उग के जाने लगी, तो अंग्रेजों ने उसको बोला कि हमारा खुद का चाय है, हमारे खुद के देश का उगा हुआ है, तो ये चाय अच्छी है और सस्ती भी है। तो चाइना की चाय पर से डिपेंडेंस कम हुई, और भारत धीरे 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 चाय में अग्रसर और अग्रणी होता चला गया। आप बताइएगा, और भी कोई चाय है जो कि टिपिकल है आपके यहाँ की, या आपको एकदम याद, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जैसे नून चाय मैंने बताई आपको, कश्मीर वाली, जो कि नून, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि बिहार में नमक को नून बोलते हैं, और कश्मीर में भी नमक को नून ही बोलते हैं। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में वो चाय दी जाती है, और कुछ ब्रेड्स के साथ उसको खाते हैं। तो नून चाय में बटर भी मिलाई जाती है, और नून चाय में नमक जाती है, और सैफरन भी जाती है। तो एक अलग सा ही फ्लेवर था बिल्कुल। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा कि चाय कॉफी दोनों में क्या फर्क है? तो कॉफी एकदम है, इसी बेवरेज ही है, लेकिन हम किसी दूसरे दिन हम कॉफी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चाय और कॉफी दोनों में देखने जाएं तो चाय में कैफीन की मात्रा थोड़ी कम होती है, और चाय में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। वेट मैनेजमेंट में पॉलीफिनॉल्स और जो टैनिन्स हैं, और जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, उनका अच्छा असर देखा गया है। हार्ट हेल्थ पर ग्रीन टी का अच्छा असर देखा गया है। राजीव जी बोल रहे हैं लेमन ग्रास टी। हाँ, एक तो पौधा भी होता है राजीव जी, वो लेमन ग्रास का, जो हमारे गांव में चाचा जी ने एक बार किया, तो उन्होंने बोले क्या है ये, समझ नहीं आया अभी। हालांकि बॉम्बे में आप देखेंगे कि वो चाय की पत्ती करके ही बेचा जाता है उसको। सुगाता लिख रहे हैं हुंजा टी। सुगाता बताएंगे ये हुंजा टी क्या होती है? मैंने इसके पहले नहीं सुना है। और अदरक वाली चाय टिपिकल मुंबई में मिलती है। आपको जानकारी, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। हमने बॉम्बे में 20 साल के दौरान में देखा है कि चाय की जो टपरियां होती हैं, ज्यादातर पहले राजस्थानी लोग चलाते थे, और आप बड़े मेहनती लोग, आप उनको देखेंगे कि वो
एक छोटी सी दुकान से दूसरी तीसरी दुकान करते करते दिन भर चाय ही बनाते थे। आप चाय पी लें, आप भले पैसा दें ना दें, आप कई बार भूल के चले भी जाएंगे, वो आपसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये सर वापिस आएंगे और कल होके तो दे ही देंगे। बड़ी तरक्की की उन लोगों ने, बहुत मेहनत भी करते हैं। बट वो टिपिकल चाय होती है जिसमें लगातार वो चाय खौल रही होती है, उसमें पत्तियां जाती है उसमें, और बहुत हाई हीट पे बनता है, जलाते भी हैं उसको तो एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर आती है। एक और ईरानी चाय ऑफिसेस के बाहर मिलती है जो मलाई मार के होती है। हालांकि आप केरला जाएंगे तो वहां आपको चाय का एक अलग ही बर्तन दिखेगा। तो अगर कोई केरला की याद किन्हीं को आ रही है तो बताएंगे, जिसमें एक तरफ पानी गर्म हो रहा होता है, उसी बर्तन में दूध गर्म हो रहा होता है, और लिकर जो है, लिकर दूसरा होता है, बस चाय की जो पत्ती उबल रही होती है उसका एक अलग होता है। तो पहले उसमें चीनी डालते हैं, फिर वो चाय की पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालते हैं, फिर आपको दे देंगे मिक्स करके आप पिए। हालांकि वो चाय पीने का और बनाने का एक सही ढंग भी है जो आगे हम बात करने वाले हैं। राजीव जी, आपने बोला लेमन ग्रास टी, हुंजा टी बोला उन्होंने, और अभिनव जी बोले लहसुन भी मिलाते हैं कश्मीर में। अच्छा, लहसुन भी मिलाते हैं। कश्मीर में तो कहवा भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो अभी कभी कभी कोशिश करते हैं मंगाने की। तो और भी कोई चाय है तो बताइएगा। हर हर जगह पे स्टेशन के बाहर एक तो टिपिकल चाय वाले होते हैं जो कि दिन रात 24 घंटे जिनके यहाँ चाय मिला करती है। और भारत में चाय को प्रचलित करने में रेलवे का क्या योगदान है वो भी हम थोड़ा आगे देखने वाले हैं। तो हार्ट हेल्थ पे, दिल के हेल्थ पे ग्रीन टी का अच्छा असर देखा गया है, ब्लैक टी का अच्छा असर देखा है, डायबिटीज पे असर देखा गया है, कैंसर में ग्रीन टी को बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, हालांकि बहुत ही साइंटिफिक डेटा नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वेब एमडी वेबसाइट है काफी पॉपुलर, उनके हिसाब से ग्रीन टी से स्किन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस कम होते हैं। 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन बनी थी, और तभी इंडियन टी एसोसिएशन ने, वहीं दार्जिलिंग में रेल भी चलती थी, तो वहां से उन्होंने अलग अलग जगहों पे, रेलवे स्टेशन पे ऐड करना चालू किया, प्रचार लिखना कि चाय से आप ताजगी पा सकते हैं, चाय देगी आपको चुस्ती। चाय को पहले खाली अमीर लोगों की ड्रिंक मानी जाती थी, तो रेलवे के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चाय मिलती थी। तो वहां पे ऐड आई कि चाय खाली अमीरों के लिए नहीं है, चाय सबको पीनी चाहिए। तो अभी भी असम, बंगाल के कुछ स्टेशनों पे पुराने ऐड आपको दिख जाएंगे। वहां से शुरुआत हुई भारत में चाय के प्रचलन की। तो ये 1930 तक देश भर में चाय नहीं पी जाती थी। ये तो अंग्रेजों की ड्रिंक थी जिसको धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिली, और आज हमने इसको इतना पॉपुलर कर दिया कि इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी भी भारत की है। सगाता कुछ लिख रहे हैं, Hunjas are ancient tribals. They are having average lifespan of 105 years. They invented this tea purely herbal content in it. Okay. तो देखिए सुगाता, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल पॉइंट। देयर इज अ एब्सोल्युटली डिफरेंट, आई वुड से, क्लास ऑफ टी जिनको हम हर्बल टी बोलते हैं, बट उनका चाय से कोई संबंध नहीं है। दे डू नॉट कंटेन टी। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वाइड जो टॉप 10 हर्बल टी का नाम है उसमें कैमोमाइल टी है। कैमोमाइल एक पौधा होता है, फूल होता है। पेपरमिंट टी है, जिंजर टी है, हिबिस्कस टी, सेज टी, लेमन बाम टी, रोज लिप टी। हिबिस्कस ये आपकी जो अड़हुल का जो पौधा होता है उसकी चाय। तो क्या उसमें चाय की पत्तियां मिलाई जाती? नहीं। कुछ मिक्स्ड टी होते हैं जिसमें चाय की पत्ती के साथ दूसरे हर्ब्स मिलाए जाते हैं, बट ये जो जैसे हुंजा आपने बताया, दिस इज प्योरली अ हर्ब और अर्ब जैसे इनको बोलते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग, बट मेरे हिसाब से उनको चाय बोलना ही गलत है। और आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हमारे वैदिक काल में, पुराने समय में ये चाय पीने की प्रथा थी क्या? नहीं, उस समय चाय नहीं थी। हालांकि अलग अलग तरह के अर्ब्स, जिनको आप बोले जड़ी बूटियां, उनका गर्म पानी में सेवन जरूर होता था आयुर्वेद के हिसाब से। तो जैसा हमने बताया 1930 के बाद चाय की प्रचलन चालू हुई है। तो क्या चाय बनाने का कुछ ढंग भी है क्या? और क्या हम सही ढंग से चाय बनाते हैं टिपिकली अपने घर में और पीते हैं क्या? तो सबसे पहले जो है कि चाय को की जो पत्तियां हैं, सबसे तो पहले लीफ होनी चाहिए। अब व्हाइट आप और मैं अफोर्ड नहीं कर पाए तो ग्रीन भी और फुल लीफ जो है, सीटीसी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। सीटीसी क्या है? ये एकदम क्या बोले, इंडस्ट्रियलाइज मशीन से बनी हुई चाय। तो उसकी जो एक
प्योरिटी है, उसकी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो गए, क्योंकि फर्मेंट भी करा दिया, फिर ऑक्सीडाइज हो गए, और जो पॉलीफिनॉल्स हैं, जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, उसमें से काफी तरह खराब हो जाते हैं, क्योंकि फर्मेंट किया, गर्म किया, ठंडा किया, पैक किया। चाय को ब्रू होना चाहिए, मतलब पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। खौला हुआ पानी नहीं कि एकदम बबल निकल रहे हो 100 डिग्री, नहीं। 80 80 डिग्रीज का पानी जो होता है उसको आइडियल माना गया है। उसमें चाय की पत्तियों को छोड़ना होता है थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट तक, जो पूरी तरह से वो खुल सकें और उनका फ्लेवर निकल के आ सके। मैं फोटो डालूंगा मेरे पास एक चाय बनाने की, अ, एक संयोगवश बैंड्रा में फील्ड वर्क करते करते चाय की एक अच्छी दुकान में चले गए। वहां पे तो कुछ टेस्ट किया, फिर तो उन्होंने बताया कि चाय ऐसी पी जाती है, तो एक दो वैरायटी खरीद के लाए। और फिर जाके मालूम पड़ा कि हम तो चाय के मामले में बहुत ही पैदल हैं, अकल नहीं थी। तो जैसे जैसे अभी थोड़ी थोड़ी सीखने की कोशिश की है। चाय को ब्रू होने का टाइम चाहिए। गर्म पानी में चाय की पत्तियां डाली, उसको 1-2 मिनट छोड़ना है। उसके बाद उसको सीप करना है, छानना है, तुरंत नहीं पीना है, क्योंकि उसको फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है निकलने के लिए थोड़ा ठंडा होना जरूरी है। तो अगर आप गर्म पानी में चाय खाली बनी है, ठंडा करना चाहते हैं, तो उसमें एक चम्मच डालकर छोड़ दें। चम्मच डालने से चाय जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि चम्मच एज अ कंडक्टर काम करती है। एक जो सवाल है, ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चाय में चीनी डालें और दूध डालें कि नहीं। तो अगर आप चाय को सही मायने में उसका फ्लेवर लेना चाहते हैं, और अगर सही में अच्छी क्वालिटी का लीफ है, तो खौलाने की जरूरत नहीं है। उसको गुनगुने पानी में, 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में, बिना उबलते पानी में डालकर छोड़ देना है कुछ देर के लिए, जिससे उसकी नेचुरल फ्लेवर्स निकल के आ सके, और उसके बाद उसको बिना शक्कर के, बिना दूध के पीना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, बिना दूध के मजा नहीं आ रहा है, तो भी उसको बनाने की जो प्रकार है वो ये है कि गर्म पानी में आपको पत्ती डालनी है पॉट में, और वो उसको ब्रू होने के लिए छोड़ना है। फिर उसको आप एक कप में डालें। कप में डालने के बाद उसमें फिर दूध जानी चाहिए, दूध लास्ट में। और सबसे अंत में अगर शक्कर आपको लगती है तो शक्कर डाल के उसको मिला करके, तभी हमें वो चाय की एक्चुअल जो प्रोसेस है बनाने की। चाय को हमेशा एयर टाइट बॉक्स में रखने की रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये बाहर के वातावरण से मॉइस्चर बहुत जल्दी पिक करती है। एट द सेम टाइम बाहर का जो फ्लेवर है वो भी, अलग अलग चीजों का गंध उसमें चला जाएगा। तो चाय को बहुत एयर टाइट कंटेनर में रखने की जरूरत है। दूध दूध मिलाने से फायदा है कि नुकसान है? तो ये देखा गया है कि चाय बेसिकली दूध मिलाने से एसिडिक हो जाती है, उसकी कंटेंट जो है एसिडिक हो जाती है। और जहां तक बोला जाता है कि चाय में बहुत सारे फायदे हैं, तो एक तो हम बहुत ज्यादा ब्लैक टी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑलरेडी फर्मेंटेशन, ड्राइंग प्रोसेस और वो होकर के काफी फ्लेवोनॉइड्स खत्म हो गए हैं, एक वो। और दूसरा, हमारे यहाँ जो चाय बनती है उसमें हम सबको एक साथ खौलाते हैं, जलाते हैं, फिर जाके वो काढ़ा बन जाता है। और निंदा नहीं कर रहा हूं, बट एक एवरेज जो स्टाइल है, जिसकी वजह से शायद चाय के जो फायदेमंद गुण है वो कम हो गए, और हम एक तरह से दूध और चीनी का मिश्रण पीते हैं, जिसमें चाय, वो भी कौन सी सीटीसी, जो छोटी सी अलग से थोड़ी फ्लेवर डालती है। तो अगर आप खाली दूध अवॉइड करें, और आप देखेंगे कि आपकी चाय, चाहे जो भी चाय आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि दूध में चाय के फ्लेवर को आने के लिए आपको कई चम्मच डालनी पड़ती है। हालांकि वही आप नींबू वाली चाय पिए, तो बस एक चुटकी भर डालने से, थोड़ी चाय डालने से, और अच्छी क्वालिटी की लीफ डालने से आपको चाय का वही स्वाद मिल सकता है। तो आप बताएंगे कि आपको, क्या आप अभी भी दूध डालकर चाय पीते हैं? तो कोशिश करके देखिएगा। एक और आपको बेनिफिट जो नजर आएगी, कि चाय पीने के बाद जो लोग गैस और एसिडिटी की बात करते हैं, ये चाय की वजह से नहीं है, ये शक्कर और दूध की वजह से है। तो अगर आप उससे बच सके, तो आप चाय के बेनिफिट्स पा पाएंगे बिना वो नुकसान के। अभिषेक जी लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द डे टू डे यूज, थैंक यू सो मच। घर में धीरे धीरे आपको ही परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मेरे हिसाब से तो मेरे जो परदादा थे, उनके समय से चाय की प्रचलन चलती थी। उनका अंग्रेजों से, जमींदार थे और अंग्रेजों से संपर्क में रहते थे। 3 हाथी भी थे उनके पास, और तांगा और कार और ये सारी चीजें भी थी। तो अभी जो अभिषेक सवर्ण जी ने कमेंट किया है, आज के दिन में भी इनके पास घोड़ा है।
इन और इनके यहाँ ट्रेडिशनली हमेशा से घोरे को रखा गया है। राजीव जी बोल रहे हैं ग्रीन और लीफ टी पीते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो राजीव जी क्या आप अगर ग्रीन टी पी रहे हैं तो उसमें दूध का सवाल ही नहीं उठता है। लीफ टी पीते हैं तो वो भी खाली ऐसे ही पीते हैं कि उसमें दूध डालते हैं आप? अमन आप भी बताएंगे कि आप किस तरह से चाय पीना पसंद करते हैं? अभी चाय जो है ये एक तरह से आपका स्टेटस भी बताती है, किस तरह का चाय आप पीते हैं। अभी आप नॉर्मली जाकर के अभी आसपास में कहीं उम्मीद है कि आपकी तरफ की मार्केट्स खुल गई हो, आप जाकर लीफ टी मांग के देखें आपको मिलेगी नहीं। एक बहुत ही निम्न मतलब शुरुआत में जो एक येलो लेबल करके लीफ चाय आती है, आप वो खोजने जाएं तो अच्छे अच्छे दुकान में नहीं मिलती है। तो लोकेलिटी कैसी है, वहां पे किस तरह की चाय मिल रही है, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के लोग हैं, कॉन्शियस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं तो याद कीजिएगा तो चाय तो पहले खुली हुई मिलती थी, और डार्ट बुक जो है जिसमें डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन इन फूड, चाय में क्या क्या चीजें मिलाते हैं, रंग मिलाते हैं, लोहे का बुरादा मिलाते हैं। तो अच्छी कंपनी की पैक चाय खरीदने से ये एडल्ट्रेशन की प्रोसेस कम हो गई। हालांकि अभी भी आपको याद होगा कि खुले में चाय पहले पोटली में मिला करती थी। राजीव जी बोले नो मिल्क वनी शक्कर गुड समटाइम्स, ओके फैंटास्टिक। एंड अमन बोलता है मैं तो पीता ही नहीं हूं, नो टी नो कॉफी, वेरी आई विल नॉट से गुड। आप शायद ग्रीन टी या कॉफी विदाउट शुगर ट्राई कर सकते हैं। वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एट द सेम टाइम आई वुड से अ माइल्ड energizer. If you're feeling down it can kick that up. मैं कॉफी के बारे में डिटेल में कभी बात करूंगा तो बताऊंगा हाउ आई एम कंज्यूमिंग कॉफी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हिच आई सी आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ कॉफी। तो आपके और कुछ सवाल हैं चाय के रिलेटेड, हिस्ट्री के रिलेटेड, तो जरा पूछेगा, हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। इन द मीन टाइम मैंने क्यों बोला कि आपकी जो स्टेटस है वो भी चाय से निर्धारित होती है। मैं अभी आपको बताने वाला हूं दुनिया के टॉप 10 चाय। और पापा बताएंगे कि जब भी मेरे परदादा जो थे उनकी जो चाय बनती थी तो मैंने सुना था कि वहां असम से चाय आती थी और दार्जिलिंग की भी चाय आती थी। हालांकि बहुत सारे जो मेरे दादाजी को मिलने लोग आते थे तो वो असम के चाय लेके आते थे, क्योंकि असम के बगानों में काम वाम करते थे। तो वो फ्रेग्रेंस याद है मुझे अभी भी। और जब भी हम आसाम गए थे तो शायद हमने सौरभ के साथ ही कुछ चाय की खरीदी करी थी, जब भी हम दार्जिलिंग से लौट रहे थे तभी। और हालांकि हम कुछ टी गार्डन में नहीं जा पाए, बट हमने एक नोटिस करा था कि असम टी बोर्ड की बहुत सारी दुकानें थी रोड पे, और व्हाइट टी और अलग अलग वैरायटीज की टी थी। तभी तो हमारी जानकारी नहीं थी कि हम कुछ खरीदें। अभी मुझे बहुत ही लालसा हो रही कि व्हाइट टी ट्राई की जाए, मैंने आज तक व्हाइट टी नहीं पी है। लीफ टी ट्राई किया है, फर्स्ट फ्लश सेकंड फ्लश ट्राई किया है, दार्जिलिंग टी पी है, और व्हाइट टी ट्राई करनी हो। तो दुनिया की 10वें नंबर की जो चाय है महंगाई में, सिल्वर टिप्स इंपीरियल टी मकाई बारी, ज्यादा महंगी नहीं है, 29,000 रुपए प्रति केजी। 1 किलो मकाई बरी चाय अगर आपको खरीदनी है तो 29,000 रुपए की आएगी, मतलब 2,900 रुपए में आपको 100 ग्राम का पैकेट मिलेगा। नंबर 9 पर है गोरियाना लीफ ब्लैक टी, ज्यादा महंगी नहीं, 29,600 रुपए प्रति केजी। रोमित, हाई, आई एम फ्रॉम टी सिटी डिब्रूगढ़ असम, थैंक यू रोमित। सो व्हाट और विच इज योर फेवरेट टी, आप कौन सी पीते हैं ना? आई होप आप सिटी ग्रीन टी और द ब्लैक टी इन द लीफ फॉर्म, डू लेट मी नो। ग्योकोरो टी 47,000 रुपीज पर केजी। उसके बाद 7वें नंबर पे आती है पूपू पुअर। अब पूपू क्यों? पूपू इसलिए कि ये चाय जो है, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि चाय के पत्ते पे रहते हैं और उसको खा करके जो पू करते हैं उसमें से चाय के जो पत्ती के टुकड़े निकलते हैं उसको अलग से निकाल के और फिर प्रोसेस किया जाता है। और ये चाय मिलती है 73,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। पूपू पुअर टी। तिगवानियन टी 2,19,000 रुपए प्रति किलो। येलो गोल्ड टी बड्स 2,19,000 रुपए प्रति किलो। विंटेज नार्सियस टी 4,75,000 रुपए प्रति किलो। उसके बाद आती है पांडा डंग टी, और आपने डंग से मतलब पांडे के गोबर से निकलने वाला पांडा, कुंफू पांडा,
तो पांडा ने जब भी चाय की पत्तियां खाई और बांस खाई और अलग अलग घास खाए और उसका जो गोबर होता है उसमें से उसको धोकर पत्तियों को निकालना, अब देखिए फर्मेंटेशन डाइजेशन प्रोसेस सब होके गई, वो जो चाय आती है उसका दाम 51 लाख रुपए प्रति किलो, 51 लाख रुपीज पर केजी पांडा डंग टी। नंबर 2 पे है पीजी टिप्स डायमंड टी बैग। एक टी बैग, एक कप में डालने वाली जो टी बैग है, एक टी बैग का दाम है 11 लाख रुपए। आप बोलेंगे 11 लाख रुपए एक टी बैग चाय मतलब क्या है? तो इसमें थोड़ी फैंसी बात है। वो एक टी बैग में 280 अलग अलग छोटे छोटे हीरे के टुकड़े भी दिए जाते हैं, मतलब शान की बात है। और चाय जो इस्तेमाल होती है वो पीजी टिप मतलब डायमंड क्वालिटी की चाय होती है, व्हाइट टी होती है, वो होती है। बट दोस्तों एक टी बैग का दाम है 11 लाख रुपए। और आखिरी में जो सबसे महंगी चाय है, दुनिया की सबसे महंगी चाय है, उसका नाम है द होंग पाओ टी। द होंग पाओ टी, इसको चाइना का आप बोले अभिमान, गर्व, ट्रेजर, उसको माना जाता है। द होंग पाओ टी 1 किलो अगर आप खरीदें तो आपको 8 करोड़ 70 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 किलो चाय का वजन, 1 किलो वजन के चाय का दाम 8 करोड़ 70 लाख रुपए। मतलब अगर एक पॉट जिसमें से 3-4 लोग चाय पी सकें उसका दाम होता है $10,000। ये है दुनिया की सबसे महंगी चाय, द होंग पाओ टी। उम्मीद है आपको आज की टॉपिक में से कुछ चीजें ऐसी मिली होगी जो आप सोच रहे होंगे कि अब कौन सी चाय पी जाए। तो वापस रिकमेंड करना चाहूंगा, आज की जो रिसर्च है उसके हिसाब से नंबर 1 चाय इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ सबसे कम प्रोसेसिंग जिसमें हुई है वो है व्हाइट टी। तो अगर आप व्हाइट टी पी सकते हैं तो व्हाइट टी पीजिए। सेकंड में आती है ग्रीन टी, जिसमें बहुत कम प्रोसेसिंग हुई है, खाली छटाई हुई है उसकी और थोड़ा सा सुखाया गया है। उसके बाद आती है ऊलोंग टी। अब ऊलोंग टी जो है ये माइल्डली फर्मेंटेड है, इसको पूरा नहीं सड़ाया गया है, थोड़ा सा सड़ाया गया है फिर हटा दिया। ऊलोंग टी माइल्ड होती है, थोड़ी फ्रूटी होती है। और सबसे आखिरी में है जनता चाय, जिसको सीटीसी बोलते हैं, ब्लैक टी बोलते हैं, जिसको मशीन से घुमाया जाता है, उसको क्रश किया जाता है, उसको टीयर किया जाता है, फिर उसको सुखाकर फर्मेंट करने के बाद सुखाया जाता है जिससे वो कर्ल होके गोल दाना बनती है। इसको ममरी चाय भी बोला जाता है। बट ये सब प्रोसेस होते होते उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो गुण है वो कम हो जाते हैं। तो अगर साइंस की सलाह माने, मेरी सलाह माने, तो ग्रीन टी या व्हाइट टी की तरफ जाएं। और क्या चाय में दूध डालनी चाहिए, अवॉइड करें, करके देखिए। अगर आप कर पाए तो अच्छी होती है। पापा लिख रहे हैं मसाला चाय पत्ती और कसेली छिलने वाला, अच्छा अनानास भी लेकर आते। अनानास पापा सही बताया आपने, जब भी मैं और सौरभ हम गुवाहाटी से दार्जिलिंग जा रहे थे तो पूरे रास्ते में हमने देखा अनानास के लोग बेच रहे थे, लाकर ऐसे रख देते थे। और बाबा का चाय लिकर अलग, दूध अलग रहता था, पॉट में रहता था और खुद से मिक्स करके बनाकर पीते थे। फैंटास्टिक पापा, और यही चाय बनाने का सही ढंग है, जिसको अभी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलिए या फिर स्वाद के हिसाब से बोलिए, कि वो जो हमें जली हुई चाय काफी दूध वाली गाढ़ी पीने की आदत हो गई, तो हमें एक्चुअली तो चाय के फ्लेवर का पता ही नहीं चलता। तो बैंड्रा वाली टी शॉप की बात याद की हमने, तो हम खरीद नहीं पाए ज्यादा, क्योंकि 1-2 हजार तो खर्च हो गए थे। बट छोटी सी चाय की पुड़िया लेके आ गए थे। तो और मशीन भी नहीं है, वो पोर्सिलिन की है जिसमें चाय को सीप करके आप बनाते हैं, वो भी 1,000 रुपए की गई थी। तो है ये महंगी शौक, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए चाय के, तो फिर थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। और जो लोग पूछ रहे थे कि मैं हम तो ग्रीन टी पीते हैं, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बिंदास ग्रीन टी पीजिए। और ब्रांड का थोड़ा ख्याल रखिए उसमें। टी में एडल्ट्रेशन कैसे हटाने हैं उसके भी कुछ उपाय हैं। जैसे आप चाय को, अगर आप
जो लीफ टी भी है उसमें अगर रंग मिली है कि नहीं मिली है, उसको एक जैसे ये नैपकिन है तो कागज के नैपकिन के रखे, चाय की पत्तियां डालें, उसके ऊपर पानी डालिए ऊपर से थोड़ी। अगर चाय ओरिजिनल है तो उसमें से कोई दाग नहीं निकलेगी, लेकिन अगर चाय में रंग मिलाया गया है या कुछ एडल्ट्रेशन है तो वो नैपकिन पे फैल जाती है। मैं डार्क बुक वापस शेयर कर दूंगा आपको। कई जगह पे बुरादा भी मिलाया जाता है, लोहे का बुरादा, तो मैग्नेट से आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक हम लोग मोस्टली पैकेट वाली चाय पे चले गए हैं जहां पे रिपीटेड कंपनीज ऐसे अडल्ट्रेशन नहीं करती हैं। हालांकि आपको बता दूं जिप्सम मिलाई जाती है, कुछ कलर मिलाए जाते हैं चाय में रंग लाने के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल चाय होती है, अगर ब्लैक टी और आप सीटीसी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही माइल्ड रंग आती है और फ्लेवर भी बहुत माइल्ड होते हैं। Romit is saying, yes, you are right. I prefer organic green and black tea without sugar. Thank you so much. पापा लिख रहे हैं ब्रुक बॉन्ड चाय ही पीते थे और असम से लीफ मंगाते थे। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चाय पे चर्चा के लिए। उम्मीद है आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस, कुछ आइडियाज मिले होंगे जिनको आप और हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल वापस मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो पापा, रूपम दी, Saurabh, Rajiv ji, thank you so much for joining. Parvez bhai thanks for joining. Abhinav ji, Sagata, Abhishek ji, Shukriya. Romit, thank you so much, and wish you all a fantastic weekend ahead. Enjoy your time. See you tomorrow with an interesting topic. Bye bye. Take care.